हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का ओसवाल बुक्स का सैम्पल पेपर 1 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये जो सैम्पल पेपर है फर्स्ट, इसका ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैं 1 से लेके 26 तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे चुका हूँ। आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। देखिए 27 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए a प्लस बी प्लस सी ए सी प्लस बी, ये क्या है? ये आपका एनसीईआरटी का पहले ही चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन। ये देखो, जब a जो है b को अपने साथ ले ले और c अलग हो जाए तो इसे कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है यह रिएक्शन है। वही इन द केस ऑफ सेकेंड, देखो ए जो है सी के साथ चला जा रहा है और बी जो है डी के साथ चला जा रहा है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है? यहाँ पे है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो रिएक्शन हो रहा है लेकिन 2 बार हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो फिर नीचे दिया है कि आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन को और एग्जाम्पल भी देना है इसका। तो नेमिंग तो हम कर दिए, पहला क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल दे दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखो Fe जब आयरन ये रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से, Fe प्लस SO4 जब रिएक्ट करेगा तो Fe कहाँ से चला जाएगा? Fe आपका जगह ले लेगा सल्फेट का, तो FeSO4 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉपर। ये पहले का एग्जाम्पल हो गया। वही दूसरा का देखो, अगर एग्जाम्पल पूछ रहा है सेकेंड में क्या अगर आप कर दोगे, एक एक इसमें बोलना है। देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट को जब आप रिएक्ट कराएंगे किससे? सोडियम सल्फेट को आप जब बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? ये आपका बनेगा BaSO4 का जगह ले लेगा, मतलब BA क्या हो जाएगा? SO4 हो जाएगा प्लस साथ ही में जो सोडियम है Na, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो Na क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हो गए। इसमें देखो यहाँ पे बोला है कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस्ड लिखना है। यहाँ पे लिखा है ना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे कैसे करते हैं बैलेंस। आयरन कितना है? आयरन 1 है यहाँ पे। कॉपर कितना है? कॉपर 1 है, कॉपर यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है। मतलब पहला तो बैलेंस है। यहाँ सेकेंड देखो, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम 2 हो गया। अब देखो सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, सही है। बैरियम देखो कितना है? 1, यहाँ भी बैरियम 1 है। क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया? ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। यही इसमें पूछ रहा था, आपको रिएक्शन पूछ रहा था और वो बोल रहा था कि आप इसको बैलेंस्ड करके दिखाओ। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? 28 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया है कि आयन एक्सचेंज मेंबर है, ब्राइन सॉल्यूशन है यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे ब्राइन कंटेनिंग है ना। ब्राइन किसे बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन आपका होता है NaCl, कॉमन साल्ट को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो एनोड पे टिटेनियम आ गया है, कैथोड पे आपका क्या आ गया है? आपका माइल्ड स्टोन आ गया है। एनोड किसे बोलते हैं? प्लस साइन को क्या बोलते हैं? एनोड, और माइनस साइन को क्या बोलते हैं? कैथोड। अब देखो, आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप। कौन सा इसमें गैस इवॉल्व हो रहा है? देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन है ना। ब्राइन सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड है। NaCl को जब हम पानी में मिलाएंगे, NaCl को जब हम पानी में मिलाएंगे तो क्या हो रहा है? NaCl को जब हम पानी में मिलाएंगे तो ये फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन करेगा, NaOH हो जाएगा, NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। आप जब ध्यान से देखेंगे इसको तो देखो जो ये है प्रॉपर्टी क्या होती है? जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करती है? नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। क्लोरीन के पास नेगेटिव आयन होता है तो एनोड पे क्या चला जाएगा? पूछ रहे हैं ना एनोड पे क्या जाएगा? तो एनोड पॉजिटिव है लेकिन इसके पास क्या चला जाएगा?
क्लोरीन गैस, क्लोरीन आयन जो है चली जाएगी। वही कैथोड नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है ना कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो एनोड पे क्लोरीन आंसर हो जाएगा और कैथोड पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। सेकेंड देखो क्या है, नेम द प्रोसेस डेट ऑकर। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्या है इसका नेमिंग पूछ रहा है और क्यों बोला जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम जो है क्लोर अल्कली प्रोसेस है। क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस है। अल्कली किसे बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है, इसको अल्कली हम बोलते हैं। अब देखो वाई इट इज कॉल्ड सोप बोल रहा है, क्यों, देखो यहाँ पे मैं बी का आंसर लिख दे रहा हूं, ये क्यों ऐसा बोला जाता है, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज एज द प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट है किसका, इसका आप देखो मैं बी का आंसर लिख रहा हूं, आप इसको देख लेना एज ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होता है किस चीज का, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अल्कली। अल्कली में ऊपर बताया NaOH, अल्कली से ये प्रोडक्ट इसमें ऑब्टेन्ड होता है अल्कली का। फिर इसमें क्लोरीन गैस होती है, ऊपर देख रहे हो ना, क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड होती है और क्या होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी ऑब्टेन्ड होती है, इसीलिए हम इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। सी वाला देखो, इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन के हिसाब से इसको इलस्ट्रेट करना है। मैं ऊपर ही ये स्टेटमेंट ये लिख चुका हूँ केमिकल इक्वेशन वाला कि NaCl को जो आप रिएक्ट कराएंगे पानी के साथ तो NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होगी, यही इसका सॉल्यूशन है। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, 28 तो हो गया, 29 देखिए, द लीफ ऑफ ए प्लांट वाज कवर्ड विथ अल्मुनियम फॉयल। मान लो एक पेड़ की पत्ती है, उसको कैसे कवर कर दिया, अल्मुनियम फॉयल से कवर कर दिए। हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ये प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करेगा उसको बताना है। देखो जब आप इसको कवर कर दोगे तो क्या होगी, यहीं से फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्लांट जो है सांस लेते हैं कहाँ से, पत्तियां से लेती हैं। जब आप इसको कवर कर दोगे तो नो फोटोसिंथेसिस, देखो मैं बस पॉइंट दे दे रहा हूं, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख देना, कोई भी फोटोसिंथेसिस ऑकर नहीं होगी, किसी भी तरह की फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, मतलब कोई भी ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा, ग्लूकोज जो है बनेगा ही नहीं बनेगा ग्लूकोज। और क्या होगा, पौधे सांस नहीं ले पाएंगे। और यहां पे नो ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होती है जहां से हरी पत्तियां जो है वाटर को लॉस करती हैं। जब कवर कर दियो तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। और यहां पे नो अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट भी नहीं होगा, नो अपवर्ड मूवमेंट होगा किस चीज का, नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और पानी और मिनरल का, वाटर और मिनरल का ऊपर से फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से ऊपर तक, मिट्टी से ऊपर जाने के लिए पानी और मिनरल का नो अपवर्ड मूवमेंट भी होगा। और ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे कि जो पेड़ की पत्तियां है इसका क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ लिप्स, टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है पेड़ की पत्ती का वो भी क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होगा, ये भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा जब आप अल्मुनियम के फॉयल लगा देंगे पेड़ के पत्ती पे। ये तो कॉमन सी लॉजिक सी चीज है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं पॉइंट दे दिया हूं, आप इससे डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो इसमें आर पार्ट क्या है, लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। आपको बताना है कि कैसे लिम्फ जो है इंपॉर्टेंट फ्लूइड है और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इफ लिम्फेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक्ड, अगर लिम्फ वाले वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो कैसे ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेगा। देखो लिम्फेटिक सिस्टम दिया ना, आपके शरीर में हर जगह लिम्फ पाए जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हैं। देखो तो लिम्फ का वर्क समझो क्या होता है, लिम्फ जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं क्या, डाइजेस्टेड, देखो लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, एब्जॉर्ब्ड जो डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए फैट, कहाँ से, फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब फैट होता है और डाइजेस्टेड फैट होता है उसी को ये कैरी करता है। एंड जो लिम्फ है
ये क्या करता है, इट्स ड्रेन, ये निकालता है एक्सेस फ्लूइड, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फ्लूइड पाया जाता है, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम, कहाँ से निकालता है, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, जो सेल के अंदर स्पेस होता है उसके बीच में से जो फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, उसको कौन निकालता है, लिम्फ निकालता है। और क्या करता है, निकालने के बाद बैक इनटू द ब्लड, और ब्लड में मिला देता है, बैक इनटू द ब्लड, खून में इसको मिला देता है। तो इसलिए लिम्फ क्या है, हेल्पफुल होता है। फिर देखो बोल रहा है कि अगर लिम्फ वेसल्स जो है ब्लॉक हो जाएगा तो बॉडी क्या होगी, ब्लॉक होने के कारण क्या होगा, इसके वजह से हमारे बॉडी में इट लीड टू क्या, इससे क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगी, वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर रिटेंशन, वाटर में कमी हो जाएगी। एंड पुअर, देखो ये फूड फैट एब्जॉर्बर है ना, तो एंड पुअर, खराब क्या हो जाएगा, फैट एब्जॉर्बर, हमारे बॉडी में फैट क्या होगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, फैट एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, कहाँ, हमारी बॉडी में, इन द बॉडी, हमारे बॉडी में ये चीज़ हो जाएगी। तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट है इसमें 30 क्वेश्चन है, रोहित वांट टू लीव एन इरेक्ट मतलब सीधा इमेज ऑब्जेक्ट का यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर के हिसाब से ऑफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे दिया है कि कन्वर्जिंग कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव होता है। कैसे, यहाँ से रेज आती है तो एक जगह कन्वर्ज हो जाती है ना, कन्वर्ज होके मिलती है, तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो देखो कॉनकेव मिरर में यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ एफ आपका कितना दिया है, एफ दिया आपका 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव में। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, ए है, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको बताना है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा मिरर के सामने, कि ताकि इरेक्ट इमेज बने। तो इरेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, आप जब कंडीशन पढ़े होंगे बुक में, देखो यहाँ पे क्या है, आप जब ये पढ़ते हैं, ये फोकल लेंथ हो गई, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो ऑब्जेक्ट आप पुट करेंगे उसकी कंडीशन ये होती है, इरेक्ट के लिए फोकल लेंथ और पोल के बीच में उसकी पोजीशन होनी चाहिए। कहाँ पोजीशन होनी चाहिए, रेंज पूछ रहा है डिस्टेंस ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वह फोकल लेंथ और पोल के बीच में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट इमेज कब होगा, जब इमेज जो ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ और पोल के बीच में होगा। तो बी वाला देखो, ड्रा ए रे डायग्राम, आप ऐसे इसको अच्छे से बनाते हैं। रे डायग्राम बनाना इस कंडीशन के लिए ना, मान लो कि ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रख दिया, तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे, एक तो मान लो कि अगर हम इसको पैरेलल ले जाएंगे तो कहाँ से क्रॉस होगी, पैरेलल रे ले जाने से ये फोकल लेंथ से क्रॉस होगी ऐसे। फिर अगर हम रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, यहाँ से देखो ये ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करोगे तो जैसे जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, ऐसे पीछे मुड़ जाएगी, ऐसे पास करोगे तो ऐसे आएगी। और इसको डॉट 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 करके कहाँ मिलेगी, ये पीछे की तरफ मिरर के बियॉन्ड मिलेगी। तो इसलिए ये क्या होगी, सीधी इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। तो आप इसको आप एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो अच्छे से इसका फिगर दिया होगा, मैं इससे बता दिया, एक पैरेलल ले जाना और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाना। सी वाला देखो क्या है, इसमें स्टेट वन यूज ऑफ मिरर बेस्ड ऑन एबव काइंड ऑफ इमेज इन्फॉर्मेशन। आपको बताना है कि इससे जो इमेज बनेगा, इमेज फॉर्मेशन, इससे आपका कौन सा यूज होता है। तो कॉनकेव मिरर में जो आप इस तरह के मिरर का यूज करते हो तो कहाँ करते हो, सेविंग मिरर में, ताकि क्या हो, ऑब्जेक्ट जैसे जो बार्बर है सेविंग मिरर में यूज करता है ताकि दाढ़ी के बाल बड़े बड़े दिखें, और डेंटिस्ट भी यूज करता है ताकि दांत जो है, टीथ जो है बड़े साइज में दिखें। कैसे दिखे, इन लार्ज इमेज में दिखें। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसी में पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा किया, 30 नंबर ना 31। देखो ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, इज यूज्ड बाय दिबाश्री इन ए लेबोरेटरी एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, हर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज क्या,
25 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन इसमें फाइंड करना है। देखो इसमें तो आपका दिया हुआ है फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब f क्या हो जाएगा, f जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रही है, डिस्टिंक्ट विजन उसकी क्या है, कितनी डिस्टेंस वो दिख सकती है, मतलब इमेज कितनी दिख सकती है 25 सेंटीमीटर, तो इमेज की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, 25 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखो यहाँ पे फिर आपका क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन m निकालना है, m निकालना है ना हमें। m निकालने के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, m निकालने के हम फार्मूला जानते हैं, m कैसे निकलता है, m इजकल टू v अपन u से हम निकालते हैं, लेकिन v तो दिया, u कैसे निकालोगे, u हम निकालेंगे आपका लेंस फार्मूला से। कैसे निकालोगे, लेंस फार्मूला से, क्योंकि लेंस ये दिया हुआ है ना, लेंस है तो लेंस की वजह से फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव है। लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला देखो होता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, मतलब 1/f क्या है 5 इजकल टू 1/v क्या है, v आपका हो जाएगा 1/ में -25 और ये -1/ आपका f हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे u हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो स्पेस की कमी है, मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे तो u की पोजीशन क्या आ जाएगी, u की आंसर क्या आ जाएगा -25/6 आ जाएगी। यहाँ पे m निकालना है हमको ना, m क्या होती है, m इजकल टू v/u होता है, m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू v/u होता है। v देखो ऊपर क्या है -25 है, u क्या निकाले हो, u निकाले हो -25/6, तो -25 से -25 कट गया, ये 6 ऊपर चला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। मैग्नीफिकेशन कितना आया है 6 आया है। इसमें देखो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड का क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या है इसमें, सेकंड है सी कीप ए बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर आइज, वो अपने आंखों से 10 सेंटीमीटर के दूरी पे बुक रखी है और पढ़ने की कोशिश कर रही है। सी इज अनेबल टू रीड, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही है, क्यों, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस विजन, कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जहां हम पढ़ सकें, क्या होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या होती है, लिस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस होती है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन देखने के लिए, पढ़ने के लिए कम से कम क्या डिस्टेंस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे दिवाश्री क्या कर रही है, वो कितने दूरी से देख रही है 10 सेंटीमीटर से ही दिख रही है, इसलिए वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, ए स्टूडेंट फिक्सेस ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड, एक स्टूडेंट जो है सफ़ेद शीट पेपर फिक्स कर रहा है ड्राइंग बोर्ड पे। ही प्लेसेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर एंड स्प्रिंकल सम ऑफ द आयरन फिलिंग यूनिफॉर्म अराउंड द बार मैग्नेट, वो बीच पे क्या रख रहा है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है, और अगल बगल क्या कर रहा है आयरन के पिंस को स्प्लिट कर दे रहा है, फैला दे रहा है। देन ही टैप्ड जेंटली एंड ऑब्जर्व दैट फीलिंग आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन सर्टेन पैटर्न, फिर वो देख रहा है कि आयरन फीलिंग जो है कुछ ही सर्टेन पैटर्न में आ जा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन इससे क्या है, देखो इसको आप फिगर से समझो। यहाँ पे अगर मान लो कि पेज पे आयरन फीलिंग है, ये मैग्नेट है, तो देखो यहाँ पे आयरन फीलिंग जो है, जो ये जो छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे डायरेक्शन में दिखाएंगे, दिख जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू आयरन फीलिंग अरेंज देमसेल्फ इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। आप देख रहे हैं ना ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो बोल रहा है कि क्यों ऐसे डायरेक्शन में आयरन फीलिंग अरेंज होंगे, तो क्यों होंगे मैग्नेटिक फोर्स के एक्सपीरियंस के कारण। क्यों, मैग्नेटिक फोर्स के एक्सपीरियंस के कारण, और मैग्नेटिक फोर्स के एक्सपीरियंस के कारण यहाँ पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये क्या होगी दिखेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है दिखेगी। मैग्नेटिक फोर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी दिखेगी। बी वाला देखो विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट। इस मैग्नेट की ये कौन सी लाइन दिख रही है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या है जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन दिखती है किसकी दिखती है, मैग्नेटिक फील्ड की दिखती है। सी ऑप्शन देखो इसमें स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई दो प्रॉपर्टी बताना है।
तो क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ये नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट। देख रहे हैं जो एक लाइन है ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कोई भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, नेवर इंटरसेक्ट होगी। 2 पॉइंट बताना है ना, दूसरे पॉइंट में आप बता दीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है आर क्लोज्ड कर्व, क्या होती है, ये क्लोज कर्व होती है, ऐसे कर्व शेप में है कि नहीं, और क्लोज है, ये एक ही जगह से निकलती है दूसरी जगह जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है, ये क्लोज कर्व होती है, एक पॉइंट हो गया। और दूसरे ये कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब देखो इसके आर वाले पार्ट को देखते हैं हम लोग। आर में है ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, एक वायर है उस पर क्या रखा जा रहा है, कंपास रखा जा रहा है उसके नीडल। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस, आपको उस बताना है क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है और उसका रीजन देना है। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन वायर इज इंक्रीज, क्या ऐसी कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रिक वायर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखिए हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिफ्लेक्शन हमको दिखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल, डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल इंक्रीज होगी। क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक ये करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, जो डिफ्लेक्ट होती है मैग्नेटिक की नीडल ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही इसका आंसर होगा। बी वाला देखो इसमें क्या है, कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर, कंपास नीडल को इस वायर से अगर दूर ले जाओगे तो क्या होगा, दूर ले जाओगे तो इस केस में भी डिफ्लेक्शन जो होगी नीडल में वो भी जो डिफ्लेक्शन होगी नीडल में ये डिक्रीज होगी, जब पास होगी तो इंक्रीज होगी और दूर जाएगी तो डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन द नीडल क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज। देखो फर्स्ट क्या था, अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन आपका इंक्रीज होगी। वही अगर कम, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर वायर से दूर ले जाएंगे तो क्या होगी, इसमें डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, व्हाई इज द डैमेज टू ओजोन लेयर ए काज ऑफ कंसर्न, जो ओजोन लेयर है उसका जो डैमेज हो रहा है, ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, जो होल हो रहा है, वो क्यों कंसर्न है। एक एक करके हम लोग आंसर देते हैं। तो कंसर्न इसलिए है कि जो ओजोन लेयर है, देखो जो ओजोन लेयर होता है वह अर्थ के सरफेस पे, ओजोन लेयर जो है ये जो है अर्थ सरफेस पे एक कवच का काम करता है। क्या काम करता है, शील्ड का काम करता है, कवच का काम करता है, जिसकी वजह से जो सन से हार्मफुल यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो पृथ्वी पे आ नहीं पाती है, जिसके वजह से देखो अगर आ जाएगी तो क्या होगी, स्किन कैंसर होता है। इस वजह से अगर ओजोन लेयर में होल हो रहा है, छेद हो रहा है, तो ये काज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर छेद होगा तो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, जिसके वजह से स्किन कैंसर होता है। फिर देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्या है पॉइंट, नेक्स्ट है इसमें व्हाट आर इट्स काजेज, क्यों ओजोन लेयर छेद हो रहा है, उसमें होल हो रहा है, इसका रीजन पूछ रहा है, और कौन सी स्टेप लेना चाहिए ताकि हम इससे कम कर सकें। तो देखो जो घरों में फ्रिज यूज किया जाता है, फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर जो यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर, एसी जो यूज की जाती है, उसको ठंडा करने के लिए जो गैस भरी जाती है उसमें CFC डाला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या डाला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप सुने हो कि एसी ब्लास्ट होती है, जो ये रेफ्रिजरेटर का गैस निकलता है, लीक होता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। जब ये
एटमॉस्फेयर में देखो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर है ना, जब इसके पास ओजोन लेयर के पास जाता है तो ओजोन के पार्टिकल्स को तोड़ देता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वहाँ पे होल हो जाता है, वहाँ पे छेद हो जाता है। तो किस वजह से होता है? जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज और एसी में जो गैस भरी जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी के ब्लास्ट होने के कारण होता है। और साथ ही में आप देखेंगे कई कई जगह जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर मतलब क्या? कहीं आग लगती है तो आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है, उसमें भी पहले आपका क्या, फायर एक्सटिंग्यूशर में भी CFC गैस यूज की जाती थी, जिसके वजह से ओजोन लेयर जो है ओजोन लेयर में होल होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ी। फिर देखो इसमें है कि व्हाट स्टेप टू बी टेकन टू द लिमिट दिस डैमेज, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो हम CFC का यूज बहुत ही कम करें। जो ये कूलेंट में जो है, रेफ्रिजरेटर में, AC में, फायर एक्सटिंग्यूशर में, अब साइंटिस्ट ने डेवलप किया है CFC का अल्टरनेट, यहाँ पे ऑप्शन ढूंढा गया है। CFC अब भरा नहीं जाता है, दूसरी गैस भरी जाती है ताकि हमारे ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय ना हो। जो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे कंट्री है, UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू वो प्रण लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं पूरे देश से कि हम अपने देश में CFC का यूज क्या कर देंगे? कम कर देंगे, एकदम ना के बराबर कर देंगे। CFC का यूज हम करेंगे ही नहीं, हम इसके जगह पे अल्टरनेट कोई दूसरी गैस भरेंगे फ्रिज में, AC में कूलिंग करने के लिए, जिसके वजह से जो ओजोन लेयर में होल हो रहा है उसको हम बचाया जा सकते हैं, ऐसा हम बचा सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, यहाँ से अब आपका सेक्शन D चालू हो गया।